देखो आज हम बात करेंगे फेज 3। इससे पहले फेज 1 के बारे में बात हो चुका है, फेज 2 के बारे में बात हो चुका है। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो फेज 3 का वीडियो देखेगा उसको फेज 1 और फेज 2 में जो जो टूल्स हैं उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, तभी इस वीडियो को देखना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। फेज 1 में सबसे पहले क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट, ऐसा करके। ठीक है, तो मैं बता चुका हूं फेज 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है ना, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ये सब बता चुका हूं उसमें। तो मैं सीधा क्या में चलता हूं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट हो जाता हूं। देखो, जब कभी भी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, है ना, और उसके आउटर ऑर्बिट में, ऑर्बिटल नहीं ना, आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो नंबर क्या कहलाता है? उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं नाइट्रोजन लिखता हूं 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो यहां पर देखो आउटर ऑर्बिट नाइट्रोजन में क्या है? 2 है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसा करके अलग अलग एलिमेंट में आते जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या रहेगा? 2p3। तो देखो यहां पर आउटर ऑर्बिट 2 है और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 + 2। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। लेकिन नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है? -3। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, तो उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं दिखाना है। लेकिन वैलेंसी क्या है? एक मतलब उसका प्रोसेस को बताता था, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो माइनस, ऐसा करके कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो उसका नंबर को दिखाता था। तो यही डिफरेंस है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट में। अब मान लो ऐसा लिख रहा हूं मैग्नीशियम, तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसा करते हैं। यही हो गया। तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? आउटर ऑर्बिट 3 है और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी? +2। तो ये इत्तेफाक है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी यहाँ पर क्या हो गए? नंबर वाइज सेम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या थे? अलग अलग। तो रटना किसी चीज को नहीं है कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। सिंपल क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और आउटर ऑर्बिट में जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, और वैलेंसी क्या होता है? ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कोई एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट बनने के लिए देता है, लेता है या फिर शेयरिंग करता है। ठीक है, डोनेट करता है या फिर गेन करता है या फिर शेयरिंग करता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? उस एलिमेंट का वैलेंसी बोलते हैं। तो मैं दोनों टाइप के एग्जांपल बता दिया, तुम इसको याद रखना। ठीक है, सबका करते रहना। अब जैसे क्लोरीन का है, मान लो मैं क्लोरीन लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, है ना। 3p5 हो गया। तो आउटर ऑर्बिट कौन सा है? 3, और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 + 2। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 7। लेकिन वैलेंसी क्या होगा? -1। तो वैलेंसी क्या होता है? ये सब बात मतलब पहले बात कर चुके हैं, इसलिए उसमें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना इनफ है समझने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मतलब वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? एक तो ये डिफरेंस है, और सेकंड देखो क्या होता है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको अगर हम एनर्जी दें तो कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको कोई एलिमेंट अगर हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी दें तो वो क्या कर सकता है, उसको बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे याद रखना, इसको एग्जांपल बता दे रहा हूं, फास्फोरस, इसको मिटा रहा हूं मैं। जैसे है फास्फोरस, फास्फोरस क्या है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ऐसा करके। ठीक है, 15 हो गया। तो फास्फोरस का वैलेंसी कितना है 3, मतलब -3, मतलब वो 3 बॉन्ड ले सक मतलब बना सकता है। लेकिन अगर हम लोग एनर्जी को एक्साइटेड करें, एलिमेंट फास्फोरस के एलिमेंट को या फिर एटम को हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देगा, वो बॉन्ड बनाने में यूज कर लेगा। मतलब यहाँ पर फास्फोरस मतलब इमरजेंसी में 5 बॉन्ड बना सकता है। तो ये किसके कारण होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, तो जिस एलिमेंट के पास जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है वो इमरजेंसी में उतने बॉन्ड बना सकता है। इसके बारे में और भी डिटेल से बाद में करेंगे जब चैप्टर में इन सब ये आते जाएंगे। ये सभी चैप्टर का एक कंक्लूजन टाइप से। ठीक है, तो देखो, तो नॉर्मल कंडीशन में जितने लोग के साथ जुड़ेगा वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में बिना वो अपने एनर्जी को यूज करते हैं मात्र, हम एक्सटर्नल एनर्जी को कुछ नहीं देते हैं, तो वो क्या करेगा, जितने बॉन्ड बनाता है वो उसका वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हम जब एनर्जी देंगे और वो मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा अपने कैपेसिटी में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो बना पाता है। अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो हम लोग एनर्जी देते रहेंगे तो भी वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब कैसे होता है, s ऑर्बिटल को हम लोग डिब्बे में ऐसे शो करते हैं, p ऑर्बिटल 3 तो रहेगा ऐसा, d क्या रहेगा 5 डिब्बा रहेगा, f क्या रहेगा 7, ऐसा कर। ठीक है, ये चीज तुमको पता होना चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन आता है कहीं से भरने के लिए, देखो यहाँ पर क्या है 1s2 है, तो मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन पहले क्या जाएगा, ऐसा भराता है, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन ऐसा। उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, जब तक s में मैक्सिमम उसका कैपेसिटी नहीं कंप्लीट होगा तब तक वो यहाँ पर नहीं जा सकता। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन s में कैसे आया होगा, उल्टा। ठीक है, ये 11th में ही सीखोगे, 10th में नहीं है ये सब। अब क्या होगा, उसके बाद देखो, अब ये तो s का हो गया। अब मान लो p में कोई आता है तो p में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसा करके एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो मैक्सिमम 6 होना चाहिए तब तो वो इधर में जाता है, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा ऐसा। तो अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कवर हो गया, तो अब कोई इलेक्ट्रॉन p में नहीं जाके कहाँ जाएगा, d में जाता है कभी भी। तो d में भी क्या होगा 1 2 3 4 5, यही रूल होता है, एक एक करके पहले ब्लॉक को भरोगे, फिर उसके बाद जब जगह नहीं बचेगा तब क्या करोगे, ऐसा करके। क्यों, क्योंकि अपने को पता है s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, जब तक वो फुलफिल नहीं होगा हम p में नहीं जा सकते। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो हम d में नहीं जा सकते। d में कितने होते हैं 10, है ना, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा हम नहीं जा सकते नेक्स्ट ऑर्बिटल में। f में क्या हो जाएगा ऐसा, ऐसा। ठीक, समझा। तो अगर मैं इस वाले को बनाऊं, इसको याद रखना,
अगर मैं इसका बनाऊं तो देखो ये क्या है 1s, ये क्या है 1s, और इस s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे शो करोगे उसको, ऐसा। यहां पर 2 नहीं शो करोगे, इसके ऊपर में 2 नहीं शो करोगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन को तो डिब्बे में शो कर रहा हूँ, ब्लॉक में शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ब्लॉक किसका है 1s का है, इसलिए मैं 1s शो कर रहा हूँ। उसके बाद 2s, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो कैसे शो करोगे ऐसा। उसके बाद 2p, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 1 2 3 4 5 6। शॉर्टकट नहीं करोगे, तुम्हारे हाथ को प्रैक्टिस की जरूरत है, तुम 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करो, वरना बाद में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट मारोगे तुम भुगतोगे। उसके बाद क्या है 3s, 3s में एक इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, फिर उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3p3, कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे जाएगा 1 2 3। अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है ना, और कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो ये उसका क्या हो गया ब्लॉक फॉर्म हो गया। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया ये ब्लॉक फॉर्म हो गया। बहुत सारा रीजनिंग केमिस्ट्री में रीजनिंग जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता ही होना चाहिए, और ये पता ही होना चाहिए कैसे बनाते हैं घर। बहुत सारे का आंसर ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब बना के घर में प्रैक्टिस करते रहना, ऐसे डिब्बा डिब्बा बना के। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। मेरे ख्याल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट क्लियर हो गया होगा, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट एटॉमिक मास एंड आइसोटोप। एटॉमिक मास एंड आइसोटोप। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर क्या क्या चीज रहता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है, जो उसका सेंटर है तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके अंदर क्या रहता है प्रोटॉन रहता है। आउटर में कौन उसको न्यूट्रल करते रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन के साथ साथ क्या होता है न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो एटॉमिक मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के ऊपर। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। मान लो ये न्यूक्लियस है इतना बड़ा, ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन हैं, तो इतना ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलेट करेगा, है ना। इसके अंदर क्या रहेगा, न्यूट्रॉन भी है, ऐसा समझ लो 0 0। तो प्लस क्या को इंडिकेट कर रहा है, प्रोटॉन को। 0 क्या को इंडिकेट कर रहा है, न्यूट्रॉन को। ठीक है, तो किसी भी एटम का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समेशन को बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के समेशन को क्या बोलता है, किसी भी एटॉमिक, किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी एटम का मास बोला जाता है। ठीक, जैसे मान लो मैं क्या लिखता हूं, बोरॉन या फिर कुछ बोरॉन ऐसा करके, तो मुझे पता है बोरॉन में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन भी रहा होगा, नॉर्मल रहता है। ठीक है, ठीक है। अब प्रोटॉन जितना है उतना कभी कभी न्यूट्रॉन होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है। तो अभी मान के चलते हैं न्यूट्रॉन इसमें किसमें है 5, तो इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा 10। तो बोरॉन का एटॉमिक मास कितना है 10। लेकिन हाइड्रोजन का देखो, अगर हाइड्रोजन का मैं लेता हूं इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, है ना। अगर हाइड्रोजन का तो क्या होता है एटॉमिक मास 1 होता है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या रहता है 1। यहां पर क्या शो करते हैं एटॉमिक मास, और यहां क्या शो करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंबल, किसी भी एलिमेंट के सिंबल में ये एटॉमिक मास को इंडिकेट करता है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो एटॉमिक मास तो 1 हो गया, मतलब जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन यहां पर क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा, तब तो 1 + 0 = 1 आया इसका एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास क्या नहीं होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है।
बाकी सभी एलिमेंट में न्यूट्रॉन होंगे ही होंगे। किसी किसी में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है, जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही न्यूट्रॉन रहता है। और किसी किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे सोडियम का जब हम निकालेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब इलेक्ट्रॉन है 11, प्रोटॉन है 11। तो अगर न्यूट्रॉन भी रहता 11 तब क्या होता है, इसका एटॉमिक मास 22 है ना, लेकिन इसमें क्या रहता है न्यूट्रॉन 12। तो देखो प्रोटॉन से ज्यादा हो गया ना, न्यूट्रॉन क्या हो गया, प्रोटॉन से ज्यादा हो गया, तो इसका एटॉमिक मास क्या होता है रियल में 23, ऐसा करके। तो कुछ कुछ क्या ऑब्सेशनल है उसको याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो ये सब चीज दिए रहेगा। और अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास तुमको नहीं गिवन है तो जितना प्रोटॉन रहता है उसका डबल कर दो, ठीक। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे पता चलेगा, जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, और जितना प्रोटॉन रहेगा उसको डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। अगर जिसका एटॉमिक मास गिवन नहीं है तो करना है ना ये सब चीज। चलो, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, हो गया, ठीक। तो पीरियोडिक टेबल में देखना जो एलिमेंट के ऊपर में रहता है, एलिमेंट के ऊपर में है ना, पावर में जिसको बोल सकते हैं, वो क्या है, एटॉमिक मास को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है आइसोटोप, नेक्स्ट है आइसोटोप। देखो एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहता है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग रहता है, या फिर जिसका मास अलग अलग रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 टाइप के एटम मिलते हैं, ठीक है। इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा 1 1 1, लेकिन इनका एटॉमिक मास क्या रहेगा अलग अलग। मतलब एटॉमिक मास मतलब समझ गए ना, मास क्या होता है, सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना। तो देखो यहां पर 1 रहेगा, यहां पर 2 रहेगा, यहां पर 3 रहेगा। अब इससे अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इस वाले के में इलेक्ट्रॉन है 1, प्रोटॉन भी है 1, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है 0। इसमें क्या मान सकता हूं, इलेक्ट्रॉन है 1, प्रोटॉन भी है 1 और न्यूट्रॉन क्या हो गया 1। इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है 1, प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा, ये चीज तो माइंड में बैठा लो, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो एटॉमिक मास 3 आया है, तो अगर इसकी मजबूरी है 1 रहना, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन क्या हुआ होगा 2 हुआ होगा, तभी तो टोटल 3 होगा, ठीक। तो इस चीज को ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो उतना ही प्रोटॉन होगा, ये बढ़ेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है 3 को बैलेंस करने के लिए क्या होगा 1 + 2। तो अब पूरे वर्ल्ड में जो भी हाइड्रोजन के एटम्स इतने सारे बिखरे हुए हैं, तो तुमको अगर देखना है तो 99.98% तुमको क्या मिलेंगे एटम, ये वाला मिलेगा, या फिर इसको मान लो 99.96%, ऐसा मान लो, ठीक है। क्या मिलेंगे तुमको, ये मिलेंगे, ये आ जाते हैं। तो सोचो सबसे क्या है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को क्या मानते हैं, ये वाला मानते हैं। कुछ परसेंट, अब जितना जो परसेंट बचा वो क्या है, इन लोग मिलेंगे थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा सा, रेयर कंडीशन है, बहुत ही रेयर कंडीशन है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है आइसोटोप। तो किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप क्या होता है, उसके ऐसे एटम के टाइप्स हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे
लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या रहेगा, अलग अलग रहता है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन भी है, क्लोरीन को भी कर सकते हो। ठीक है, क्लोरीन को भी क्या कर सकते हैं, क्लोरीन का एक एटम में क्या रहता है 35 उसका मास रहेगा, एक का क्या रहेगा 37 रहता है। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे तुमको, फास्फोरस के भी मिल जाएंगे, ठीक है, कार्बन के भी मिल जाएंगे। तो आइसोटोप क्या होता है वो सब मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल तुम लोग जहां से छांटना चाहो छांट सकते हो। नेक्स्ट और क्या बचा भाई, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सोचो 10th में इसके प्रीवियस को बिना पढ़ाए ये सबको पढ़ा दिया जाता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अपने को पता है एलिमेंट लोग आपस में रिएक्शन में क्या बनाएंगे, फिक्स रेशियो में अगर रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड बनाएंगे, है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। मतलब जब मल्टीपल कंपाउंड्स मल्टीपल एलिमेंट्स आपस में फिक्स रेशियो में रिएक्शन करते हैं या फिर कंबाइन होते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके क्या बना है, CO2, जिसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हो गया। इनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। ठीक है, इन दोनों को क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, और इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। तो यही क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस है ना, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को लिख कर दिखाना एज ए राइटिंग फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो 10th क्लास में थोड़ा बहुत देखे होंगे या फिर सुने होंगे, तो सुन लो। केमिकल रिएक्शन में और इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट यूज हुए हैं वो कौन से स्टेट में है वो दिखना चाहिए। जैसे ये जो कार्बन है वो सॉलिड के फॉर्म में यूज हुआ है, तो क्या लिखूंगा मैं, कार्बन सॉलिड, प्लस ये ऑक्सीजन क्या है, गैस के फॉर्म में यूज हुआ है, तो ऑक्सीजन गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है ये क्या के फॉर्म में मिलेगा मुझे, गैस के फॉर्म में मिलेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। हम ये सबको कब मानते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस स्टेट में मिलता है उसी को केमिकल रिएक्शन में इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, जितने भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट यूज होते हैं वो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, नंबर उनका इक्वल होना चाहिए। तो देखो इस तरफ कार्बन 1 है, इस तरफ भी क्या है, कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, तो दोनों तरफ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट बैलेंस है, इसी को बोला जाता है बैलेंस। ठीक है, रूल और बैलेंस। तो अभी अपन देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होते कैसे हैं और मतलब बनते कैसे हैं। देखो दो एलिमेंट में तुमको क्या चेक करना है, मैं ये मान के चलूं कि तुमको वैलेंसी आता है, तो वैलेंसी अगर आता है तो कैसे देखोगे, अगर एलिमेंट वैलेंसी प्लस प्लस है तो कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, कभी भी वो एलिमेंट आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। सेकेंड, अगर एक की वैलेंसी प्लस एक की वैलेंसी माइनस है ना, ये माइनस प्लस इधर उधर भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी एक का प्लस होना चाहिए, किसी एक का माइनस होना चाहिए, तो वो रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है अभी बताऊंगा। सी क्या है, अगर एलिमेंट दोनों ही क्या है, नेगेटिव वैलेंसी वाले हैं तो भी वो आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा।
ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं। क्लियर, ये पता होना चाहिए। अगर किसी के प्लस प्लस वैलेंसी तो कभी रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। अगर प्लस माइनस है तो रिएक्शन करेगा, और जो कंपाउंड बनेगा या फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। जो वैलेंसी नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, जो एलिमेंट नेगेटिव नेगेटिव रहेगा वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है और कोवेलेंट कंपाउंड होता है, उसको देखो। आयनिक कंपाउंड कब बनता है, जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। देखो प्लस वैलेंसी है, ये सब जान रहे हो, मैं ये मान के चलता हूँ। एक एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गिव अप कर रहा है, और उसी इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है, एक दूसरा एलिमेंट। जैसे सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन गिव कर क्या बना गया, सोडियम प्लस बना लिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फेंका है उसको कौन ले रहा है, क्लोरीन, और क्या बना लिया, Cl माइनस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को फेंका तो इसको कुछ मतलब नहीं था, इसमें क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, मतलब प्रोटॉन ज्यादा आ गया इसके एटम में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। नॉर्मल स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम थे, सोडियम में नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम थे। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में इंक्रीज हो गया, एक तो प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, प्लस, है ना। इसमें क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, प्रोटॉन क्या हो गए, 11। प्रोटॉन तो 11 के 11 ही रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 18, प्रोटॉन क्या है अभी भी 17। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, इसलिए यहाँ पर -1 एक नंबर बढ़ा। अगर प्रोटॉन का क्या हो गया, एक नंबर में बढ़ा, तो क्या दिखाएगा वो, 1+। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल बन गया, ये क्लोरीन भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बन गया। तो इन दोनों का एटम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसके एलिमेंट का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, इस सोडियम के जो न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव आयन एक तो है ना, प्रोटॉन एक्स्ट्रा है देखो प्लस, उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन के कारण एक वर्चुअल बॉन्ड बनाएंगे, जिसको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। और क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, NaCl। ऐसा कर, ये तुम्हारा सॉल्ट है, नमक, ठीक है। तो प्लस और माइनस के बीच किसका बॉन्ड है, अट्रैक्शन का, जिसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बाद में देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग कौन होता है। पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या, ये एलिमेंट का वैलेंसी क्या है, नेगेटिव, इसका भी क्या है, वैलेंसी नेगेटिव में है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट भी क्या चाहता है कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे तो ये क्या हो, स्टेबल हो। ये एलिमेंट भी क्या चाहता है, कोई एलिमेंट या फिर कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या हो, स्टेबल हो। तो दोनों के दोनों क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन फेंकना चाहता था, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था, तो दोनों क्या हो गए, तुरंत जुड़ गए आपस में, एकदम स्ट्रांगली जुड़ जाएगा। लेकिन कोवेलेंट में देखो क्या रहेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग जितना जितना इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उतना शेयरिंग कर लेते हैं उनके ही इलेक्ट्रॉन को। कैसे, मान लो क्लोरीन है 17 और यहाँ पर है क्लोरीन 17, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है, इसको 18 बनने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इससे क्या बोलता है यहाँ पर कि मैं जब मेरे पास कोई रिएक्शन करने आएगा, है ना, जब मेरे पास रिएक्शन करने कोई आएगा तो मैं ये दिखा दूंगा कि तुम्हारा जो एक इलेक्ट्रॉन है 17 में से जो आउटर ऑर्बिट का जो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को क्या दिखा देगा, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है करके। तो ये क्या सोचेगा, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और ये स्टेबल है बोल के वो रिएक्शन नहीं करेगा, निकल लेगा। जब इसके पास कोई रिएक्शन करने आएगा तो वो इसका इलेक्ट्रॉन को क्या दिखा देगा, अपने में दिखा देगा। और क्या दिखाएगा, मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन है करके।
लेकिन रियल में दोनों के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था। उन लोग क्या किए, बस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को जरूरत पड़ने पर शेयर किए। ठीक, जरूरत पड़ने पर क्या किए, शेयर। जैसे अपने को मान लो अपने पास पैसे नहीं है पार्टी वेयर खरीदने का, तो 2-3 फ्रेंड मिलकर क्या कर लिए, एक पार्टी वेयर ले लिए। उसके शादी का पार्टी है तो वो पहन के जा रहा है, और किसी के शादी का पार्टी है तो वो पहन के जा रहा है। एक ही चीज को क्या कर रहे हैं हम लोग, शेयर कर रहे हैं, है ना। लेकिन लोगों को देखने पर तो ये लगेगा कि तीनों के पास एक एक ठो कपड़ा है, सेम सेम भी भले। ठीक है, तो यही चीज होता है इन लोगों के पास। अब तो जब इन लोग शेयरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इनको कोई दिया नहीं है, ना इन लोग को लॉस करना पड़ा, ना इनको किसी से लेना पड़ा। उन लोग आपस में अपने ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिए थोड़ा थोड़ा देर के लिए, और क्या बना लिए, एक कंपाउंड बना लिए। उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और जो इनके बीच जो एक बॉन्ड बनेगा, इसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता था और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था, तो ये कभी उससे वापस मांगेगा क्या, नहीं मांगेगा। ये इसको कभी उसको वापस देगा क्या, जब वो मांगी नहीं तो उसको देगा ही नहीं। तो इन लोग हमेशा क्या रहेंगे, एकदम खुश रहेंगे, हमेशा के लिए इनका बॉन्ड स्टेबल हो गया। लेकिन ये दोनों क्या किए हैं, आपस में शेयरिंग करके बने हैं। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए हैं। अब मान लो इस सोडियम को, इस क्लोरीन को कोई बोलता है इलेक्ट्रॉन आकर कि मेरे इलेक्ट्रॉन को तू हमेशा के लिए ले ले और मेरे साथ बॉन्ड बना ले। तो देखो ये क्लोरीन इसके साथ जब बॉन्ड बनाया था तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया था, मतलब इसके पास हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो बीच बीच में उसको बस यूज कर पाता था। लेकिन अगर सोडियम के साथ वो बॉन्ड बना लेगा, सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या हो जाएगा, इस क्लोरीन को हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, फुर्सत। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, सोडियम के साथ, है ना। तो क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड में एक मतलब फ्यूचर सिक्योर नहीं है ना उसका, क्या हो सकता है, वो कभी भी टूट सकता है। ठीक है, बस तोड़ने वाला चाहिए। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या रहेगा, वीक रहेगा। ठीक, अब चलते हैं रिएक्शन में। मुझे रिएक्शन करवाना है, किसका रिएक्शन करवाना है समझ लो, क्या लिखूं, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो मुझे पता है एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, +3, और ऑक्सीजन का कितना है, -2। देखो प्लस माइनस में है, मतलब इन दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। तो कैसे करेगा, एल्यूमिनियम के +3 वैलेंसी, मतलब कितने हाथ हैं उसके, 3 हाथ हैं। ऑक्सीजन के -2 वैलेंसी, मतलब उससे कितने हाथ हैं, 2 हाथ हैं। तो एक ऑक्सीजन अपने 2 हाथ से किसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा। ठीक है, अब इसका तीसरा हाथ तो छूट गया, तो इस तीसरे हाथ को पकड़ने के लिए कौन आएगा, एक तो और ऑक्सीजन आएगा। और हर एक ऑक्सीजन में कितने हाथ होते हैं, 2-2 हाथ होते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ेगा। अब इसका तीनों हाथ तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन का एक हाथ बच गया, तो इसको पकड़ने के लिए कौन आएगा, एल्यूमिनियम, क्योंकि रिएक्शन किससे किसके बीच में हो रहा है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में ही हो रहा है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आ जाएगा। और एक एल्यूमिनियम में कितने हाथ होते हैं, 3। जब जब एल्यूमिनियम आएगा अपने सभी हाथ को लेकर आएगा। ठीक है, एक हाथ को छोड़ नहीं देगा। अब इसका 2 हाथ बच गया, और ऑक्सीजन क्या आएगा, 2 हाथ लेकर आएगा और इसको पकड़ लेगा, इसको पकड़ लेगा। तो कितने ठो एल्यूमिनियम यूज हुए, 2 ठो। कितने ठो ऑक्सीजन यूज हुए, 3 ठो। तो क्या कंपाउंड बनाएंगे, ये दोनों रिएक्शन करके Al2O3, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा, O3Al2, ऐसा क्यों नहीं लिखे, ये सही है और ये गलत है। तो याद रखना, जिस एलिमेंट की वैलेंसी पॉजिटिव रहती है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं। क्या साइड बोलते हैं उसको, लेफ्ट साइड। और जिस एलिमेंट की वैलेंसी नेगेटिव में रहती है उसको किधर लिखते हैं, राइट साइड। इसलिए पॉजिटिव वाला इधर आया और नेगेटिव वाला इधर आया। क्लियर। अब इसको देखो, मान लो मेरे पास क्या है, बोरॉन, और किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं इसको, फ्लोरीन के साथ। ठीक है, अभी बस रिएक्शन करना सीखो, है ना। इक्वेशन को लिखना मैं बताऊंगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं, ये फॉर्मूला, तो वो सब बात की बात है। पहले कंपाउंड तो बनाना सीखो,
ठीक है। ये बोरॉन हो गया, बोरॉन की वैलेंसी +3 और इसकी -1। देखो प्लस माइनस आ गया मतलब ये बॉन्ड बनाएंगे। तो एक बोरॉन का वैलेंसी मतलब 3 हाथ, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है 3। एक फ्लोरीन का हाथ 1, तो आगे तो टोटल ऐसे कितने क्लोरीन आएंगे 3। तो जो भी बनेगा वो क्या बनेगा BF3। प्लस वैलेंसी है इसलिए इस साइड लिखे हैं, माइनस वैलेंसी इसलिए उस साइड लिखे हैं, तो BF3 बन गया। क्लियर। तो प्लस माइनस तो अब कर ही लो। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखूं, नाइट्रोजन और किसको ले, सल्फर ले लेते हैं। सल्फर दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। ये देखो ये -3 है और ये -2 है, मतलब दोनों रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करेंगे तो क्या कंपाउंड बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। ठीक, तो अब देखो नाइट्रोजन का कितना हाथ है 3 और सल्फर का 2 कर लिया। एक बचा सल्फर, फिर आएगा अपना 2 हाथ लेकर, एक हाथ इसको पकड़ लेकिन अब इसका हाथ छूट बच गया, तो नाइट्रोजन क्या आएगा 3 हाथ लेकर। अब सल्फर अपना फिर 2 हाथ लेकर आएगा और इसको पकड़ लेगा ऐसे करके। तो कितने ही सल्फर नाइट्रोजन यूज हुआ 2, सल्फर कितना यूज हुआ 3, ऐसा करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फर में यहाँ ये -3 वाला है और ये -2 वाला है। तो देखो दूसरा एग्जांपल देना था तुमको, अभी तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ऑक्सीजन की बात करता हूँ, मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन है तो भी आता है, ये सब ऑक्सीजन है समझ लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको बताना पड़ जाता है इसलिए मैं उसको नहीं बताया। ठीक है। तो कितने यूज हो गए यहाँ पर, ऑक्सीजन 3 यूज हो गए और नाइट्रोजन कितने हैं 2। तो देखो अब मैं इसको जब कंपाउंड लिखूंगा यहाँ पर तो N2O3 लिखूंगा, ना कि O3N2 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि देखो याद रखना इसको किसके बेस पर लिखा जाता है, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर लिखा जाता है। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब इन दोनों में से जिसका ज़्यादा रहेगा वो किधर लिखाएगा, राइट साइड, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा उसको क्या लिखेंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड लिखेंगे। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जिसकी वैलेंसी नेगेटिव में है और वो जितना कम है, जैसे -1 -2, अगर किसी का -1 है और -2 है ना, तो इसमें -1 वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा और -2 वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा कम रहेगा। इन दोनों में देखो इसका 3 है और इसका 2 है, तो -2 वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए मैं क्या लिखा हूँ उसको राइट साइड, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा क्या है, कम है, इसलिए उसको क्या लिखा हूँ, क्या साइड बोलते हैं इसको, लेफ्ट साइड। ऐसा करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है उसको और डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यही समझे रहो। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड भी करता है, तो अभी बस छोटा छोटा एग्जांपल को ही करके देख रहे हैं। तो अब कोई कंपाउंड बन गया, ठीक है, तो मुझे मेरा रूल क्या है, केमिकल इक्वेशन जब लिखूंगा केमिकल इक्वेशन, तो उसमें जो रिएक्टेंट हैं अगर वो गैसियस फॉर्म में है, उसमें जो रिएक्टेंट एलिमेंट रिएक्शन ना, एलिमेंट अगर वो गैसियस में है तो उसको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 ये दोनों गैस के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर जो भी कंपाउंड बनेगा उसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो 2 2 4 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2, इसमें मल्टीप्लाई है ना, मतलब 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। ये गैस है तो गैस के फॉर्म में ब्रैकेट में ऐसे इसे बगल में लिखना है, जगह नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये H2O क्या में मिला मुझे, लिक्विड में मिला है, इसलिए लिक्विड लिखा। ठीक है। अब क्या किया था मैं उस टाइम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन करवाए थे। तो देखो अपने को पता है कि जब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्शन, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट को नहीं देखना है ना,
ये देखना कि कौन कौन से एलिमेंट रिएक्शन में क्या बनते हैं। तो क्या बनता है Al2O3 ऐसा करके। अब इसके अकॉर्डिंग इधर क्या करना, बैलेंस करना। लेकिन ऑक्सीजन तो गैस का फॉर्म है, इसलिए मॉलिक्यूल के फॉर्म में मुझे लिखना पड़ेगा, तो O2 लिखा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 है। यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 1 है। ठीक, तो सबसे पहले जो ज़्यादा है उसको कम करना, मतलब जो ज़्यादा है उसको क्या करना, बैलेंस करने का ट्राई करना। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो क्यों ना मैं यहाँ पर 2 कर दूँ ऐसा करके, तो 4 हो गया। लेकिन ये तो 3 है, तो क्या करो फिर मिटाओ इसको, 3 कर दो, तो क्या हो गया ये 6, लेकिन ये तो 3 है, तो क्यों कर दो, क्या कर दो मैं यहाँ 2। कंपाउंड में कुछ नहीं लिखोगे, ये कंपाउंड है, इसी का फॉर्मूला था ना। अब इसको करोगे, ये बाहर में रहेगा जो भी। अब 2 हो गया, तो क्या हो गया ऑक्सीजन 6 हो गया, और यहाँ भी ऑक्सीजन 6, लेकिन एल्यूमिनियम कितना हो गया 4 एल्यूमिनियम हो गया। तो यहाँ पर क्या कर दो 4 लिख दो ऐसा करके। ठीक है, तो बैलेंस करना वो आते जाएगा तो बताएंगे, और सब छोड़ो इसको इतना। बस कोई एलिमेंट प्लस माइनस में है तो कैसे रिएक्शन करेगा, क्या कंपाउंड बनेगा वो पता होना चाहिए। कंपाउंड कैसे बनेगा, उस कंपाउंड को लिखेंगे कैसे वो पता होना चाहिए बस। ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एनी एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एनी एलिमेंट तो याद रखना, अगर किसी एलिमेंट को उसके नॉर्मल कंडीशन से जितना एक्साइटेड करते हैं और वो जितना बॉन्ड बना सकता है, वो उसका क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब एक्साइटेड कर रहे हैं तो जितना बना सकता है। ठीक है, याद रखना उस चीज को। तो जितना बॉन्ड बनाएगा वही नंबर में क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट को पूरा डीपली से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही समझ रहो कि एक्साइटेड कंडीशन पे कोई एलिमेंट जितना बॉन्ड बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, सल्फर की वैलेंसी क्या है -2, मतलब वो 2 बॉन्ड बनाता है। लेकिन H2SO4 इसमें क्या रहता है, सल्फर कितना हो गया, ज्यादा हो गया, सल्फर ज्यादा हो गया, ऐसा करें। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है ये, तो सल्फर तो अपने नॉर्मल कंडीशन में कितना बॉन्ड बनाता था, 2 बॉन्ड बनाता था। लेकिन यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में कितना बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +6। ठीक है, सल्फर का +6। क्यों प्लस, अब क्यों लिखे अपन प्लस क्यों लिखे, क्योंकि जब सल्फर में अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें जो पेयर इलेक्ट्रॉन थे उसको क्या करना पड़ा, मुझे अनपेयर करना पड़ा एनर्जी देकर। और उन लोग क्या किए, जो 2 पेयर में थे वो क्या हो गया, सिंगल हो गए। तब मैं क्या बना पाया, 6 बॉन्ड बना पाया। तो इसलिए क्या हो गया +6, उससे क्या है ऑक्सीडेशन है। ये मैक्सिमम है ना, और नहीं बनेगा, +7 प्लस ऐसा कुछ नहीं बनेगा। ठीक, तो ऐसे करके क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटा मोटा टर्म तो ये तुम्हारे माइंड पे बस होना चाहिए। इसके बारे में डीपली नहीं भी जानो तो भी ठीक है, लेकिन हाँ ये ऐसा होता है बोल के रफली लैंग्वेज में तुमको पता होना चाहिए, इसलिए ये सब बताया गया। तो यहाँ पर फेज 1, फेज 2 और फेज 3 कंप्लीट होता है। अब तुम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए रेडी हो। अब तुमको हर चीज़ समझ में आएगा। ठीक, अगर ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 पूरा क्लियर होगा तो। ठीक है, चलो अभी इतना ही बंद करते हैं। ठीक है, कुछ होगा तो कमेंट वगैरह कर देना, बताएंगे फिर और डाउट रहेगा तो। बस जब तक फेज 1 कंप्लीट ना हो फेज 2 में मत जाना, जब तक फेज 2 कंप्लीट नहीं हो फेज 3 में मत जाना। इतना ही करना और प्रैक्टिस करना। चलो बाय।